वेलकम टू मेडिफाई। तो अपन पढ़ रहे थे जनरल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेल इंजुरी। सेल इंजुरी यानी कि सेल को चोट लगना। यस, सेल को चोट कैसे लगेगी और सबसे इम्पोर्टेंट कितने टाइप की लग सकती है, तो वो दो टाइप की लग सकती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल अपन दोनों चीज़ पे बात करेंगे। पहले अपन बात करते हैं कि चोट सेल को कैसे लगेगी। सेल क्या होता है, तो भैया सेल एक बॉक्स होता है, घर होता है। जस्ट इमेजिन कि सेल एक घर है। वो घर को क्या होगा, वो घर में न्यूक्लियस यानी कि उसका हेड है, बाकी छोटे छोटे माइटोकॉन्ड्रिया जो कि मेन कमाऊ लड़के हैं, और राइबोसोम जो कि छोटे मोटे काम कर ही लेते हैं। बाकी एक 3-4 ऐसे भी हैं जो कि घर को खाने में तुले हैं, जो कि तुम्हारे लाइसोसोम्स हैं, ठीक है। और बाकी सब अलग अलग वेराइटीज़ है जो कि जैसे गॉल्जी एपरेटस है। लेकिन अब क्या चाहिए, इन सब को घर चलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है। घर को चलाने के लिए चाहिए ऑक्सीजन। तो अगर सेल तक ब्लड से ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो उसको बोलते हैं अपन इशीमिया। और जब सेलुलर लेवल पे O2 यानी कि ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी तो उसका बोलते हैं हाइपोक्सिया बोलते हैं। तो इशीमिया ऑब्लिक हाइपोक्सिया। और ये भैया सेल इंजरी, क्योंकि हाइपोक्सिया हो जाएगा तो क्या होगा, एटीपी कम हो जाएगा। एटीपी कम होगा तो सेल चल ही नहीं पाएगा क्योंकि सेल की एनर्जी कम हो जाएगी। तो क्या एटीपी कम होने से मेन चीज़ क्या होगी, अब सुनना। एटीपी कम हुआ तो सोडियम पोटेशियम एटीपेस जो एंजाइम है, सोडियम पोटेशियम पंप जो है, वो तुम्हारा काम करना बंद कर देगा, रिड्यूस हो जाएगा उस फंक्शन में, रिड्यूस इट फंक्शंस। सो ये करता क्या है, ये करता है 3 सोडियम को बाहर और 2 पोटेशियम को अंदर, करेक्ट, यही करता है। तो इससे क्या होगा, इससे जो सोडियम है सेल के बाहर नहीं जा पाएगा, तो मोर सोडियम अक्यूमुलेट हो जाएगा, मोर सोडियम अक्यूमुलेट इन सेल, ठीक है। अगर ज़्यादा सोडियम अक्यूमुलेट हो जाएगा सेल के अंदर तो क्या होगा, अब सुनना कि सेल के अंदर ज़्यादा सोडियम अक्यूमुलेट होगा तो क्या होगा, सेल के अंदर सॉल्ट बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, सेल के अंदर सॉल्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि सोडियम है, सोडियम का सॉल्ट है NaCl, सॉल्ट समझ में आ रहा है इतना, करेक्ट कर पा रहे हो। सोडियम क्या है, सॉल्ट है। सॉल्ट बढ़ेगा तो क्या होगा, उसको आइसोटोनिक सिचुएशन में रखने के लिए वो पानी अंदर लेगा, सेल पानी अंदर लेगा। तो भैया सेल के अंदर हो गया मोर वाटर भी, मोर H2O, ठीक है। अब ज़्यादा H2O भी है, ज़्यादा सोडियम भी है, तो इससे क्या होगा, सेल स्वेल हो जाएगा। यस, सेल साइज बिकम बिग और सेल स्वेल। तो इससे क्या हुआ, अब तुमको क्या लगता है कि सेल के अंदर प्रोटीन बढ़ा है, नहीं, सेल के अंदर बढ़ा है पानी। ऑब्वियसली तो अपन ने वही पढ़ा हुआ है, सेल के अंदर बढ़ा है पानी। जब उसको अपन स्टेन करेंगे, अपन उसको देखेंगे माइक्रोस्कोप में, तो अपने क्या देखेंगे, क्लाउडी चेंजेस दिखेंगे, क्लाउडी चेंजेस। और अगर ये सेल्स वेसल्स के होंगे तो उन वेसल्स का हो जाएगा डीजनरेशन, तो वेस्कुलर डीजनरेशन भी दिखेगा अपने को, वेस्कुलर डीजनरेशन। ओके देन, चलो ये था ओवरव्यू कि भैया सेल इंजरी में हो क्या रहा है। तो अपन उसको वापस पढ़ लेते हैं एक बार, क्या क्या हो रहा है। सेल में ऑक्सीजन नहीं जा रही, हाइपोक्सिया हो रहा है। हाइपोक्सिया जब हो जाएगा सेल के अंदर तो उससे क्या होगा, एटीपी कम हो जाएगा। एटीपी कम हो जाएगा तो क्या होगा, सोडियम पोटेशियम एटीपेज या फिर सोडियम पोटेशियम पंप काम करना बंद कर देगा। सोडियम पोटेशियम पंप का एक फिजियोलॉजिकल मेन काम क्या होता है, 3 सोडियम को बाहर करना, 2 पोटेशियम को अंदर लेना।
3 सोडियम बाहर नहीं जा पाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सोडियम सेल के अंदर एक्यूमुलेट हो जाएगा। उससे क्या होगा, उससे सेल अपनी आइसोटोनिसिटी मेंटेन रखने के लिए बाहर से वाटर लेगा सेल के अंदर, तो उससे सेल की साइज़ बड़ी हो जाएगी। सेल की साइज़ बड़ी हो जाएगी तो अपने को माइक्रोस्कोप में क्लाउडी चेंजेस दिखेंगे। बस ये हो गई भैया बातें। अब आओ देखें रिवर्सिबल चेंज क्या होंगे और इरिवर्सिबल सेल डैमेज क्या होता है। मतलब देखो, जो सेल डैमेज या सेल इंजरी है, उसको मैंने 2 पार्ट में पढ़ा है। एक रिवर्सिबल जो कि ठीक हो सकता है, जो कि ठीक हो सकता है, इरिवर्सिबल ठीक नहीं हो सकता। तो रिवर्सिबल, मैं तुमको एक सिंपल सा आइडिया दे देता हूँ। तुमने ये पता है पक्का घर और कच्चा घर, ठीक है? पक्का घर पक्का कब होता है, जब उसमें ईंट और सीमेंट आती है। सीमेंट में क्या होती है, CaCO3। ये तो पता ना, कैल्शियम कार्बोनेट सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होता है। अपने दांत बनते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से ही, सब कुछ कैल्शियम होता है, मतलब कैल्शियम एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है। तो अगर कैल्शियम की कुछ कुछ बातें शुरू हो गई, समझ लेना इरिवर्सिबल आ गया है। जब तक सोडियम पोटेशियम चल रहा है चीज़ें रिवर्सिबल है, चीज़ें ठीक हो सकती है। लेकिन जहाँ कैल्शियम आ गया, समझ लेना वहाँ पे चीज़ ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, तो समझ में क्या करना है, जहाँ कैल्शियम क्या शुरू होगी वहाँ पे इरिवर्सिबल, जहाँ तक कैल्शियम का शुरू नहीं हुई है वहाँ तक रिवर्सिबल, चाहे कितना ही चेंज हो जाए वो। सुनना, चलो अब बात करते हैं अपन, मेन पॉइंट बताते हैं रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है। रिवर्सिबल सेल इंजरी में क्या होता है, लेट्स चेंज द कलर। चलो, सबसे पहला स्वेलिंग हो रही है, तो स्वेलिंग किसकी होगी, स्वेलिंग सेल की तो होगी, सेल के साथ किसकी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी। किसकी होगी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की होगी। सेकेंड पॉइंट, ये जो स्वेलिंग हो रही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है अब वो स्वेल कर रहा है। वो सीन देखा है मूवीज़ का, जब आदमी का पेट बढ़ता रहता है तो बटन टूटते रहते हैं। सेम सीन यहाँ पे होगा कि जब तुम्हारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग होगी तो उसमें राइबोसोम छूटते रहेंगे, तो डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम, ठीक है। देन नेक्स्ट, सेलुलर बेली फॉर्मेशन, सेल्यूलर belly, it's not belly, it is bulb, हाँ, BULB, bulb formation, ब्लैब, हाँ देखो मेम्ब्रेन है, बिल्कुल हल्का सा ऐसा छोटा सा, हाँ ये इतने बड़े सेल में हल्का सा, ये गलत है, हाँ ये सही है। इतना बिल्कुल छोटा सा एक अलग से एक आउटग्रोथ आती है सेल की मेम्ब्रेन पे, उसको बोलते हैं सेलुलर बल्ब, सेलुलर बल्ब और ब्लैब दोनों बोल सकते हैं। सेलुलर, इसी को थोड़ा सा और बड़ा करेंगे तो बल्ब हो जाएगा। ब्लैब इसका एक बहुत ही सही सा नाम है, किसको सेलुलर ब्लैब बोलते हैं, BELB। देन व्हाट इज फोर्थ पॉइंट, माइलिन फिगर्स बन जाती है, माइलिन फिगर्स बन जाएगी। फिफ्थ इज एमॉर्फस डेंसिटी इन माइटोकॉन्ड्रिया, जो माइटोकॉन्ड्रिया की डेंसिटी होगी वो एमॉर्फस हो जाएगी, एमॉर्फस डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। अब सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि माइलिन फिगर्स और एमॉर्फस डेंसिटी ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, ये तुमको रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल, इसको मैं आर लिख दूँ, रिवर्सिबल प्लस इरिवर्सिबल दोनों में दिखेंगे, ठीक है। बाकी ये जितने ऊपर के हैं, ये 3 जो हैं ये तुमको सिर्फ रिवर्सिबल में दिखते हैं। यानी कि इंपॉर्टेंट क्या है, जहाँ स्वेलिंग हो जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जहाँ तुमको सेलुलर ब्लेब दिख जाए या तुमको डिटैचमेंट ऑफ राइबोसोम दिख जाए, वो समझ लेना वो क्या है, रिवर्सिबल सेलुलर इंजरी है, ठीक है। दीज ऑल डैमेज, अब सुनना ध्यान से, ये सारे डैमेज तो हो रहे हैं, ठीक है, ये सारे डैमेज हो रहे हैं। अब जब ये सारे डैमेज बढ़ जाते हैं, तो ये सारे डैमेज जब बढ़ जाते हैं, देन इट लीड्स टू, किसको लीड करेंगे ये, दी लीड टू इरिवर्सिबल सेल इंजरी,
चीज़ें खराब होते होते ही खराब होगी ना। जैसे कि अपन ने वो ग्राफ पढ़ा था नीट के टाइम पे फिजिक्स में पढ़ा था शायद, कि जब अपन कंप्रेस करते किसी चीज़ को तो पहले तो वो ऐसे ही रहती है, जब इलास्टिसिटी लूज़ नहीं होती है तो वो वापस उसकी साइज पे आ सकती है। फिर अपन जैसे जैसे उसकी फोर्स बढ़ाते जाएंगे तो वो एक तो वो फिर आ जाएगा जिसमें वो एक सस्टेन शेप हो जाएगा, भैया इतना शेप उसका फिक्स हो जाएगा फिर, ठीक है। तो ये कहानी सेम इसकी भी है कि सेल को अपन जितना स्ट्रेस देंगे जब तक उससे हैंडल होगा, जब से उससे हैंडल नहीं होगा तो इरिवर्सिबल हो जाएगा, ठीक है। सो इरिवर्सिबल सेल इंजरी क्या होती है या सेल डैमेज क्या होता है, तो सुनो इसकी फिजियोलॉजी क्या कहती है, इसकी पैथोलॉजी क्या कहती है, फिजियोलॉजी नहीं पैथोलॉजी क्या कहती है। यहाँ पे क्या हुआ, जब तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्वेल हो गया तो उससे क्या होगा, उससे तुम्हारी कैल्शियम की मेम्ब्रेन की कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ जाएगी मेम्ब्रेन पे। सुनना, कैल्शियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी मेम्ब्रेन पे, इंपॉर्टेंट है। परमेबिलिटी ऑफ कैल्शियम आयन इंक्रीजेस। अब इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट यही है कि वो आएगा कैल्शियम सेल के अंदर जाके ऐड करेगा लाइसोसोम पे और एक्टिवेट करेगा एंजाइम्स को। कौन से एंजाइम को एक्टिवेट करेगा, तो याद रखना तीन तीन एंजाइम को एक्टिवेट करेगा। प्रोटीएजेस किसके लिए होता है, प्रोटीन के लिए, ठीक है। सेकेंड फॉस्फोलाइपेजेस एंड थर्ड इज न्यूक्लियेजेस, ठीक है। अब सुनना कि ये जो प्रोटीएजेस है ये क्या करेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा तुम्हारे प्रोटीन्स को। ये क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा प्रोटीन्स को, डिस्ट्रॉय करेगा प्रोटीन्स को। तो ये डिस्ट्रॉय करके जो तुम्हारे सेल है जो कि अब तक तुमको पिंक दिख रहा था अब वो डार्क पिंक दिखेगा, यानी कि कंडेंस कर दिया इसने सेल को। क्या करा, रिमेंबर इट, सेल को कंडेंस कर दिया, सेल को क्या किया, कंडेंस कर दिया। तो डार्क पिंक कलर हो गया भैया इसका माइक्रोस्कोप में, ठीक है। क्यों, क्योंकि ईओसिनोफिल बढ़ गए। अगर मैं इसको तुमको नॉर्मली बताऊं कि क्या हुआ है इसमें, तो यहाँ पे इंक्रीज ईओसिनोफिल्स। ये हम पढ़ेंगे इन्फ्लामेशन में कि ईओसिनोफिल्स और अलग अलग डब्ल्यूबीसीज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। सेकेंड, फॉस्फोलाइपेजेस क्या करेगा, डिस्ट्रॉय करेगा सेल मेम्ब्रेन को, क्योंकि वहीं है तुमको फॉस्फोलिपिड वहीं नहीं लेंगे। डैमेज सेल मेम्ब्रेन। और लास्ट न्यूक्लियेजेस, तो जो हमारे ये अलग अलग फेज पे चलता है। सबसे पहले होता है काइनेटिक, देन लास्ट कैरियोलाइसिस। और सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे लिखना, न्यूक्लियर डैमेज। Then next we start necrosis. अब सुनना कि नेक्रोसिस क्या होता है। चलो लेट्स स्टार्ट नेक्रोसिस। नेक्रोसिस होता है इन्फ्लामेशन में, पेन में और इंट्रासेलुलर कंटेंट जब तुम्हारा बाहर आ जाता है तब। नेक्रोसिस होता क्या है, तो नेक्रोसिस होता है कुछ नहीं, सिंपली नेक्रोसिस इज सेल डेथ बाय हाइपोक्सिया। यस, जब जब सेल में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो सेल नेक्रोस हो जाएगी, है ना। और ये कहाँ कहाँ होती है, तो इन्फ्लामेशन में होती है, पेन में होती है और इंट्रा सेल्यूलर
कंटेंट जब बाहर आ जाता है, यानी कि लीक आउट, कंटेंट लीक आउट, जैसे कि मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में होती है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में कौन सा कंटेंट बाहर आता है, तो याद रखना कार्डियक मार्कर जो अपन ने बायोकेमिस्ट्री पढ़े थे, ट्रोपोनिन, याद है ट्रोपोनिन 1, और एक और पढ़ा था CKMB, है ना। तो ये तुम्हारा एक ओवरव्यू है नेक्रोसिस पे कि कहाँ कहाँ होता है और क्या होता है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट, कितना टाइप का होता है, टाइप्स ऑफ नेक्रोसिस। तो ये होता है 5 टाइप का। पहला होता है कोगुलेटिव, सेकेंड इज लिक्विफेक्शन, necrosis, third is caseous, yes, caseous necrosis, fourth is fibrinoid, necrosis, and fifth is fat necrosis. अब सुनो, कोगुलेटिव और लिक्विफेक्शन इंपॉर्टेंट है, ये अपन थोड़ा 2 मिनट बाद पढ़ेंगे, पहले अपन ये 3 खत्म कर देते हैं छोटे छोटे से। केजियस, केजियस वर्ड का मतलब होता है चीज़ लाइक, किसके जैसा, चीज़ जैसा भैया। तो केजियस का मतलब क्या होता है, चीज़ लाइक। और ये कहाँ दिखती है, तो याद रखना इसका मतलब क्या होता है, चीज़ लाइक। और ये कहाँ दिखती है, टीबी में दिखती है। एग्जामिनर प्रैक्टिकल में आके ये पूछता है कि टीबी के अंदर कहाँ दिखेगी, तो ये बोलना कि टीबी बैक्टीरिया की, जो टीबी का बैक्टीरिया है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, वो जिस सेल में जाएगा, वो सेल पे ऑल ओवर द सेल बट मोस्टली आउटर मेम्ब्रेन। ये स्टेटमेंट रट लो और ऐसा कैसे जाके चिपका के आ जाना। ये कहाँ दिखता है केजियस नेक्रोसिस, तो ऑल ओवर द सेल बट मोस्टली एट आउटर मेम्ब्रेन। सिंपल, तुमको ये भी जानना है कि तुमको ये दिमाग में लगाना है कि कौन सी आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है। समझने के लिए समझ लो कि सेल के बाहर जो आउटर मेम्ब्रेन है वो होती है। इसके अलावा ये तुम्हारी जो माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है उस पर भी हो सकता है, ठीक है। 2 चीज़ बताना है उसको, पहली चीज़ कि पूरे ऑल ओवर सेल में कहीं भी हो सकती है, दूसरी चीज़ कि आउटर मेम्ब्रेन पे होगी। कौन कौन सी आउटर मेम्ब्रेन पे, माइटोकॉन्ड्रियल आउटर मेम्ब्रेन पे भी दिखेगा और सेल की आउटर मेम्ब्रेन पे भी दिखेगा। देन नेक्स्ट इज फिब्रिनॉइड नेक्रोसिस। फिब्रिनॉइड याद रखना, किसी भी चीज़ में अगर ऑइड लग जाए यानी कि लाइक हो गया, मतलब फिब्रिन लाइक नेक्रोसिस। अब फिब्रिन कहाँ होते हैं, फिब्रिन थ्रेड ब्लड में होते हैं, तो ये वहीं कहीं होगा। देखो तो वेसल वॉल में हो रहा है, ये कहाँ होगा, वेसल वॉल में होगा, वेसल वॉल नेक्रोसिस। कब होता है, तो भैया वेस्कुलाइटिस, वेस्क्यूलराइटिस में होता है, मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन में होता है, वो उसमें होता है RH, क्या बोल, अरे RH फुल फॉर्म रोमेटॉइड अर्थराइटिस, अर्थराइटिस नहीं, ये रहने दो, तो बाद में बताऊंगा। चलो, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस होते हैं 2 टाइप के भैया, एंजाइमेटिक और ट्रोमेटिक। एक बार बताओ, अपनी बॉडी में तुम बचपन से पढ़ते आ रहे हो, एंजाइम सबसे मैक्सिमम कहाँ मिल रहे थे, बड़ा था कहीं 11th-12th में, एंजाइम्स पेनक्रियाटिक एंजाइम्स पढ़ा था। तो याद रखना एंजाइमेटिक में आता है एक्यूट पेनक्रेटाइटिस में दिखेगा तुमको फैट नेक्रोसिस का कौन सा टाइप, तो एंजाइमेटिक टाइप, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। इसकी खास बात क्या है कि इसमें अपने को 2, मतलब पेनक्रियास की, सॉरी इसकी नहीं, पेनक्रियास में अपने को 2 नेक्रोसिस दिखते हैं, लिक्विफेक्शन भी दिखेगा और ये भी दिखेगा, ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना।
अब बात करते हैं अपन अपने फेमस नेक्रोसिस की, जो कि है अपने पास दो, लिक्विफेक्शन और केजियस। तो अपन इन दोनों को पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन फॉर्म में। बचपन में पढ़ता है ना, टक करके टक। ये है तुम्हारा लिक्विफेक्शन, ये तुम्हारा कोगुलेटिव। ठीक है, तो जो कोगुलेटिव है सबसे पहले आपकी मोस्ट कॉमन है। सेकंड, सॉलिड ऑर्गन पे मिलता है। कहाँ मिलता है? सॉलिड ऑर्गन। लंग पे मिलेगा? नहीं मिलेगा, क्योंकि लंग सॉलिड ऑर्गन नहीं है। ठीक है, याद रखना, सॉलिड ऑर्गन पे मिलता है तो इंटैक्ट होता है सॉलिड ऑर्गन पे। थर्ड पॉइंट, इसका मैकेनिज्म, ये डिपेंड, ये जो कोगुलेटिव नेक्रोसिस है ये बेस्ड होती है किस पे? प्रोटीन डिग्रेडेशन पे। प्रोटीन डिग्रेडेशन पे। और ये किसको सिमिलर करती है? तो इट इज सिमिलर टू ड्राई गैंग्रीन। ड्राई गैंग्रीन। और माइक्रोस्कोपी में कैसे दिखेगा ये? तो माइक्रोस्कोपी में दिखता है लेस फोर्स। मतलब इसका मतलब जब तुम इसकी माइक्रोस्कोपी देखोगे तो तुमको सेल मेम्ब्रेन और सेलुलर स्ट्रक्चर रिटेन दिखेगा। मतलब दिखेगा कि हाँ भैया सेल यहाँ पे है और यहाँ पे ही था, सेल टूटा नहीं है। ठीक है, याद रखना, सेल टूटता नहीं है, सेल रहता है। और सेल की जो आर्किटेक्चर है वो सेम आपको तुमको वैसा ही दिखेगा जैसे तुमको पहले दिखता था। सेल आर्किटेक्चर रिमेन। आर्किटेक्चर रिमेन। अब बात करते हैं लिक्विफेक्शन की। सबसे पहली बात पेनक्रियास में होता है, तो भैया एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। ठीक है, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस। सेकेंडली ब्रेन में होता है, ब्रेन का सॉफ्ट टिश्यू, याद रखना। थर्डली एप्सिस फॉर्मेशन में दिखेगा तुमको। नाम से लिक्विफेक्शन तो एप्सिस फॉर्मेशन। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म किस पे बेस करता है? तो इस मैकेनिज्म इज बेस्ड ऑन एंजाइम एक्टिवेशन। एंजाइम एक्टिवेशन। देन फिफ्थ इज, ये सिमिलर होता है एज वेट गैंग्रीन। और ये माइक्रोस्कोपी में दिखता है। माइक्रोस्कोपी में अगर अपन देखेंगे इसको तो आर्किटेक्चर इज नॉट मेंटेन्ड। तो याद रखना, ऐसा कैसा क्वेश्चन आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन लिक्विफेक्शन और कोगुलेटिव नेक्रोसिस, सीधे सीधे छाप कर जाना ऐसा कैसा। ठीक है, और लास्ट अपना एक टॉपिक है अपने पास विच इज ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस, जो कि कहाँ से आया? देखो इधर आओ, ऊपर आओ, ऊपर आओ, ये देखो एंजाइमेटिक ट्रोमेटिक। एंजाइमेटिक तो देख लिया, कहाँ देखा था? पेनक्रियास में देखा था। पेनक्रियास में देखा था। इसकी थोड़ी सी बेसिस तुमको बता देता हूँ। देखो बुक में मिलता नहीं है, फिर भी थोड़ा जान लो, क्योंकि एक क्वेश्चन आ सकता है फैट नेक्रोसिस पे, थोड़ा थोड़ा बहुत लिखने का तुम्हारे पास होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या लिखोगे कि फैट नेक्रोसिस जो होता है वो दो टाइप का होता है, एंजाइमेटिक और ट्रोमेटिक। ठीक है, एंजाइमेटिक में क्या देखोगे? पेनक्रियास में होता है, क्योंकि एंजाइम कहाँ होता है? पेनक्रियास में होते हैं। ठीक है, तो पेनक्रियास में क्या? पेनक्रियास में जब उसका डिफ्यूजन होता है किसका? तुम्हारे पेनक्रियाटिक एंजाइम्स का बाहर, तो वो डिफ्यूजन जब तुम्हारी पेरी पेनक्रियाटिक फैट, कहाँ पे? पेरी पेनक्रियाटिक फैट पे चले जाएगा, तुम्हारे एंजाइम का डिस्ट्रीब्यूशन, जो एंजाइम पेनक्रियास के हैं, तो वो क्या करेगा? वो जो पेरी पेनक्रियाटिक फैट है वो जाएगा ओमेंटम में। ठीक है, और ओमेंटम को कर देगा डिग्रेड। और ओमेंटम क्या करेगा? ओमेंटम को करेगा डिग्रेड, जिससे तुमको
ओमेंटम में फैट नेक्रोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो भैया पेरी पेंक्रियाटिक फैट का नेक्रोस हो जाना इस फैट नेक्रोसिस, वो भी कौन सा, एंजाइमेटिक। ठीक है, और इम्पोर्टेंट क्या है, ये कैसे डैमेज हो रहा है, रिवर्सिबल है, तो यहाँ पे कैल्शियम आ जाएगा बाय इंक्रीजिंग कैल्शियम। मतलब पेनक्रियास से कैल्शियम निकला, कहाँ गया, पेरी पेनक्रियाटिक फैट में गया, पेरी पेनक्रियाटिक फैट को उसने क्या किया, नेक्रोस किया, और वो तुम्हारा हो गया फैट नेक्रोसिस एंजाइमेटिक। अब बात करते हैं ट्रॉमेटिक की, आओ। ट्रॉमेटिक एग्जाम्पल तुम देखा होगा ब्रेस्ट में, तुम देखोगे ब्रेस्ट में, देखो ब्रेस्ट में क्या होता है, ब्रेस्ट में जो ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस होता है वो होता है ड्यू टू कैल्सिफिकेशन। यस, जो तुम्हारा कैल्शियम है जब वो ब्रेस्ट में डिपॉजिट हो जाएगा, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम जब तुम्हारे ब्रेस्ट में बढ़ जाएगा, तो उससे तुमको ट्रॉमेटिक फैट नेक्रोसिस हो जाता है। इम्पॉर्टेंट क्या है कि डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम को अपन डिटेक्ट कैसे करते हैं, तो वो डायग्नोस करते हैं बाय मेमोनोग्राफ, बाय मेमोनोग्राम। ठीक है, और ये जो कैल्सिफिकेशन है यानी कि जो डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम है, ये दो टाइप का होता है, मैक्रो और माइक्रो, मैक्रो और माइक्रो। बाकी कैल्सिफिकेशन अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। सो थैंक यू आपका बहुत बहुत कि आप हमारे चैनल पे आए और आपने अपना कीमती समय दिया। अगर आपको समझ में आया हो तो आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट में डालें, हम उसकी सेपरेट शॉर्ट वीडियो बना के डाल देंगे। थैंक यू।